हेलो बच्चों, मैं अमर सिंह और आज हम लोग 12th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अब बेसिक बात है, जब हम पूरा एक लेसन पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये कि हमें 1 आवर से भी ज्यादा टाइम को पास करना पड़ेगा इस वीडियो में। इसका मतलब समझे, किसी चीज को सुनना समझना उसके लिए कि आप खुद रेडी होने चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद रेडी नहीं होते। हम सिर्फ मन में बनाकर आ जाते हैं, चले हो यार वीडियो देख लेते हैं 5वें चैप्टर की, क्या पता सही समझ में आ जाए। पर अंदर से क्या है, जब तक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी आपके मन की और हार्ट की, तब तक आप क्या है, पूरी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो 5th चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए मैं 1 मिनट का पहले मोटिवेशन दे रहा हूँ कि पूरे वीडियो को क्या है, पास कर सके, आसानी से सुन सके। मतलब सुनने लीड लगाए हुए सुन रहे हैं, आगे समझ में नहीं आ रहा, और पूरी बातें समझते हैं। नेक्स्ट नंबर पे, बाकी लोगों से हम क्यों बेटर पढ़ाएंगे। इसका कारण ये, बाकी लोग जो है वो स्मार्ट बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं और उन्होंने उसी में से बुक खोल रखी है और पॉइंट टू पॉइंट वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं या रीड करते जा रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन है, वो हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं हर एक घटना के साथ, हर एक इवेंट कैसे हैपेंड हुआ, एक घटना कैसे घटी। इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल जैसे मछली आसानी से तैरती हुई निकल जाती है ना, समुद्र को पार कर जाती है, उसी तरीके से देखो कोई और जानवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका अनुभव है। हर समझ में नहीं आया? तो यहाँ पर हम अपने अनुभव के साथ क्या आपको इतना स्मूथली पढ़ाएंगे जो स्ट्रेस ना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं आसानी से बिल्कुल काम डाउन होकर, ये नहीं है कि इधर स्क्रॉल किए जा रहे हैं ऊपर चल रही है, ध्यान नहीं दे रहे, दूसरा क्लिक तीसरा क्लिक, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आप फोकस नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप A+ जिसे कहते हैं ना A4 साइज में, ठीक है, या फुल स्क्रीन में वीडियो को करके देखते हैं। अगर आपके पास नोटबुक लेकर बैठे थे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितनी चीजें, क्योंकि हर चीज पॉलिटिकल साइंस में बताई इंपॉर्टेंट जाती है पर हर चीज लिखी नहीं जा सकती, वरना सोचो फिर तो नोट्स बन जाएंगे। हर समझ में नहीं आ रहा। और पर्टिकुलरली नोट्स जो हैं वो काम नहीं आते, क्योंकि जब आंसर आप लिखते हो तो आप अपने ही थॉट लिखते हो। इसीलिए क्या, थॉट जनरेट करना सीखो। मतलब समझ में, हर क्वेश्चन के क्या क्या पॉइंट है ये समझ लो, फिर उसके बाद आंसर खुद लिखना सीखो। तब क्या आप ये रियलाइज करोगे, वर्ड भले बुक के ही होंगे पर डेफिनेशन आपकी खुद की होगी, फुल मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर आपको। तो इसी के साथ इस लेसन को हम शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली समझते हैं। 1947 से 1964 तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। वैसे 46 था, 1946, ठीक है, और हम आजादी के बाद की मान के चल रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन, पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, तो तब से क्या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नेहरू थे, ठीक है। नेहरू की मई में मृत्यु हो गई, मई 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई। अब नेहरू के बाद प्रश्न उठा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं भारत के अंदर क्या है, आर्मी का शासन हो जाए। आर्मी का मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई मजबूत ना मिले तो सेना क्या करे, खुद ही कंट्रोल कर ले देश को। समझ में नहीं आ रहा। और सारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, उनको हटा दे। तो ये बहुत बड़ा क्या है, जो पर्यवेक्षक थे, ऑब्जर्वर, वो क्या है इस चीज को सोचने लगे। काफी पूरे देश में भी इस चीज की टेंशन थी कि नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। पर सारे आलोचना करने वाले कि भारत अब लोकतांत्रिक नहीं रह पाएगा, भारत के अंदर या तो आर्मी कंट्रोल कर लेगी। समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके की जो धारणाएं उभरी उनको तुरंत ही कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, हल कर दिया। क्यों? क्योंकि नेहरू के बाद उन्होंने किसको चुन लिया, शास्त्री को। शास्त्री को लेकर एक सहमति बनी पूरी कांग्रेस पार्टी में कि शास्त्री सबसे बेटर प्राइम मिनिस्टर हैं नेहरू के बाद। और नेहरू की मृत्यु से पहले जब वो बीमार रह रहे थे, तब उस समय क्या है, वो नेहरू शास्त्री पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए थे। जैसे कहते हैं ना, जब आदमी एजड होने लगता है या काम करने लायक नहीं रहता, तो किसी ना किसी से तो काम करवाएगा अपने। तो वो जो व्यक्ति काम करता है नहीं, वो आपके ऊपर बहुत निर्भर हो जाता है। और वही निर्भरता किसके ऊपर हो गई थी, नेहरू की शास्त्री के ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के सबसे, जिसे कहते हैं ना, बेखौफ नेता,
निडर नेता, आज डिसीजन लेने में नहीं हिचकते सकते और डरते तो बिल्कुल नहीं किसी से भी। और कहा जाता है मात्र इनकी हाइट 5 फुट 2 इंच थी। अरे कहने मतलब सर्च भी कर सकते हो, 5 फीट 2 इंच हाइट के व्यक्ति, सोचो हाइट में कितने इतने होंगे। अरे समझ नहीं आया? और ऐसे व्यक्ति दो सिर्फ इनके पास धोती कुर्ता थे। अरे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि सोचो, कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कार तक नहीं है ईएमआई पे ली थी। अरे समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना, एक जैसे नेहरू को एक अच्छा जीवन जीने का शौक था, हर सिगार पीना फूल लगाना, उन्हें ऐसे शौक नहीं थे। उन्होंने कहा, जब पूरे देश की आबादी गरीब हो, आई नहीं ऐसे में मैं कैसे ठाट बाट से रह सकता हूँ। क्लियर। तो ये जो शास्त्री जी थे, शास्त्री जी 1964 से लेकर जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 जनवरी को उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ताशकंद के अंदर जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वहां उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है। तो देश के ये अकेले प्राइम मिनिस्टर से जो कि विदेश में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, वहां से उनका पार्थिव शरीर लेकर आया गया। ओके। तो शास्त्री ने अपने इस 2 साल के कार्यकाल में क्या किया, 64 और 65 के अंदर, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम बनता है कि शास्त्री के समय में दो कौन सी चुनौतियां थी जिनको शास्त्री ने अपने जीवन में फेस किया। तो पहला, खाद्यान्न संकट आया इन्हीं के टाइम में। कौन सा? खाद्यान्न संकट। और दूसरा जो आया वो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया 1965 के अंदर, पाक के साथ युद्ध, और जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा 1965 में। तो देखो, एक तो किसानों की तरफ से चुनौती मिली और एक किससे मिली, पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पहले नेक्स्ट वीडियो अगर आपने देखी हो भारत के विदेशी संबंध, तो उसमें मैंने बताया था पाकिस्तान ने पहले कच्छ के रण के लिए हमला किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया जब कच्छ के रण को हमने सॉल्व किया था। समझ, ऐसी कंडीशन के अंदर 65 में वॉर। तो सैनिक पाकिस्तान से जीते, इसके लिए उन्होंने नारा दिया जय जवान जय जवान। और किसान खेतों के अंदर युद्ध जीते, क्योंकि वो एक तरीके का युद्ध ही था जब हम खाद्यान्न संकट में फंस गए थे। तो इनके लिए नारा दिया गया जय किसान। तभी शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। इसका मतलब ये है कि खाद्यान्न संकट से भी बाहर उभरना है और युद्ध से भी हमें जीतना है। ठीक है। इसके अंदर अंदाजा इस बात से लगा लो कि शास्त्री ने जब क्या नाम है खाद्यान्न संकट आया हमारे देश के अंदर, तो हमारे पास अन्न नहीं रहा खाने को। ठीक है। खाद्यान्न संकट का मतलब ये होता है कि जब आपकी मतलब अनाज उपजाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, पर आपके खाने तो कम नहीं होगा क्योंकि भूख तो लोगों को लगेगी। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हम दूसरे देशों पे डिपेंड हो गए। अमेरिका से हमने क्या लिया, अनाज लिया। ठीक है, गेहूं लिए। तो अमेरिका ने कहा कि हमें क्या है, आप वियतनाम नीति को समर्थन करो। शास्त्री पर दबाव डाला गया कि वियतनाम नीति पर समर्थन करो। किस पे? किसकी वियतनाम नीति? तो अमेरिका की वियतनाम नीति थी कि अमेरिका क्या कर रहा था, वियतनाम के ऊपर हमले पे हमले किए जा रहा था, पूरे जंगल तबाह कर दिए थे उसने। तो ऐसी नीति को हम समर्थन नहीं दे सकते थे, पहली चीज। और दूसरे नंबर पे क्या है, वियतनाम जो है वो एनएएम का मेंबर भी था। इसका मतलब है गुट निरपेक्ष का। तो हम क्या नहीं कर सकते थे, वियतनाम की आलोचना नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे सिद्धांत के खिलाफ थी। और शास्त्री क्या एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या, उन्होंने वियतनाम नीति का समर्थन करने से मना कर दिया राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को। तो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शास्त्री जी को क्या है बुलाया था स्वतंत्रता दिवस पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। जिसे एग्जैक्ट जो उनकी है वो 6 जून 1776 6 जून 1776 ये किसकी, अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस थी। ठीक है। तो 76 यानी 6 जून को वो हमेशा बनाते हैं। शास्त्री को बोला शास्त्री ने, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपकी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन किया जा रहा है। तो एक बेइज्जती थी, इंसल्ट थी। आप सोच के चलो, किसी व्यक्ति को बुला रहे हो, एक देश के प्रधानमंत्री को, और उसकी यात्रा पोस्टपोन कर रहे हो कि बाद में आपको बुलाया जाएगा, तो एक इंसल्ट थी। तो शास्त्री भी क्या है, बदला लेने वाले व्यक्ति थे। एक डिग्निटी तो हर किसी में होती है, गरिमा। फिर जब बाद में रिचर्ड निक्सन ने बुलाया किसको, शास्त्री को, कि क्या बोलते हैं भोज के ऊपर, तो शास्त्री ने मना कर दिया आने से।
कि नहीं हमें नहीं आना, अरे तुम्हें नहीं आना, तो ये एक तरीके का बदला था कि किसी, सोचो अमेरिका जैसे प्राइम मिनिस्टर को, एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मल, एक तरीके का मतलब फॉर्मल, वो क्या बोलते हैं इसको, खाना जो खिलाया जाता है, एग्जैक्ट उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, उसके लिए क्या है इनवाइट किया गया और मना कर देना, ये बड़ी बात होती है, ठीक है, इनवाइट करना किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है, या क्या बोलते हैं उसको, डिनर, हाँ डिनर, क्लियर है फॉर्मल डिनर के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। आगे समझते हैं भाई, दो संकट उन्होंने झेले, ठीक है, कौन सा, खाद्यान्न संकट, जय जवान, पाक युद्ध, जय किसान, ठीक है। और जस्ट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये ताशकंद में गए थे, क्योंकि यूएसएसआर ने अपने एक प्रांत उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बुलाया पाकिस्तान के अयूब खान को। ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ, कौन सा, ताशकंद समझौता दो, एक नंबर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ताशकंद समझौता एक तो पाकिस्तान के अयूब खान, पाक के अयूब खान, और हिंदुस्तान के कौन थे, शास्त्री के बीच हुआ, क्लियर, 10 जनवरी को। और उसी समय क्या है, समझौते के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका कारण ऐसा बताया जाता है कि शास्त्री पे जो समझौता किया वो थोड़ा दबाव था, शास्त्री के ऊपर दबाव था, और वो इन पे फोर्सफुली समझौता कराया गया, अरे समझ नहीं आया, जिसमें यूएसएसआर का दबाव था, इधर क्या नाम है चीन भी जो पूरी तरीके से क्या है इसमें दबाव डाल रहा था, समझा नहीं। तो यूएसएसआर जो था, ऐसा कहा जाता है कि जो जमीन गई थी, हर समझ, जो जमीन गई थी वो जमीन कि शास्त्री क्या किसानों के नेता थे, उन्होंने सोचा यार अपने देश में जाके मैं किसानों को क्या जवाब दूंगा जो मैंने समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो शायद में भी आए नहीं, वो सोचते सोचते किसी भी इंसान को ऐसे में ऐसा हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए। तो शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को क्या हुई, क्लियर है। आगे देखते हैं, अब शास्त्री के बाद अब प्रधानमंत्री कौन, फिर आलोचना करना शुरू हो गए कि अब क्या होगा, अब कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कहीं पहले की तरह क्या ना हो, लोकतंत्र हट ना जाए, सेना नियंत्रण ना कर ले, समझ में आएंगे, ऐसी क्या है धारणाएं उत्पन्न होने लगी, ठीक है। अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर शास्त्री के बाद अब कौन आएगा, तो शास्त्री के बाद दो व्यक्तियों के नाम क्या है चयनित हुए, एक तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो थे, अरे सुनिए, वो वरिष्ठ नेता थे, तो उस हिसाब से उनका हक था कि मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और दूसरा जो था वो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो थी, कौन, इंदिरा, इंदिरा गांधी एक तो नेहरू की बेटी थी, पहली चीज, और दूसरे नंबर पे क्या है, वो ऑलरेडी मंत्रालय संभाल चुकी थी, पर ये यंग लेडी थी, में, और जो यंग लेडी हो तो उन्होंने सोचा कि कितने नौजवान व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, समझ में आ रहा है यार, तो वो पूरी तरीके से निर्भर किस पे रहेंगी, हम पर रहेंगी, जो बुजुर्ग नेता थे कांग्रेस पार्टी के। और अगर मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो मोरारजी देसाई तो क्या है, इतने मतलब एजेड हैं, तो उन्हें पहले ही अनुभव बहुत है, ये हमें क्या करेंगे, दरकिनार कर देंगे, हटा देंगे, साइड कर देंगे। इसीलिए क्या है डिसाइड किया गया कि इंदिरा गांधी को क्या है प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो सहमति किसके ऊपर बनी, इंदिरा गांधी पर। तो ये किसने चुने, तो सिंडिकेट ने चुना, किसने, आप समझते हैं कि सिंडिकेट क्या है, ठीक है। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रभावशाली नेताओं का समूह सिंडिकेट कहलाता था, और सिंडिकेट ने किसको चुना, इंदिरा गांधी को चुना। अब देखो इंदिरा गांधी कुशल महिलाएं थी, हर इसमें महिला थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, पर ये कुशलता प्रूफ करनी थी, क्यों प्रूफ करनी थी, क्योंकि 1967 के अंदर इलेक्शन आ गया, अरे समझ में नहीं आ रहा, चौथा आम चुनाव, देखते हैं कौन कौन सा, 1952 से लेकर 1950
और 1957 से लेकर 1962, 1962 से लेकर 1967 और 1967 से लेकर 1971। क्लियर है? ठीक है, ये चौथा आम चुनाव हो रहा था और चौथा आम चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा था कि उस चुनाव के अंदर कौन नहीं थे? नेहरू जी नेतृत्व करने के लिए नहीं थे। और इसका नेतृत्व, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको ही क्या करने पड़ते हैं? नेतृत्व करना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को इस चुनाव में नेतृत्व करना पड़ा जनता का, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है? हम खाद्यान्न संकट झेल रहे थे, पाकिस्तान से युद्ध भी हो गया था। नेक्स्ट नंबर पे इधर ही, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक है, खाद्यान्न संकट से क्या महंगाई बढ़ने लगी थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इंदिरा गांधी को हैंडल करना, वो सिचुएशन बड़ा क्या था? क्रिटिकल था। पर उन्होंने उसको बेटर तरीके से हैंडल किया। 1967 में कांग्रेस पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी जीती। ध्यान रखना, यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर खत्म होता है। प्रभुत्व का मतलब ये होता है पूरे इंडिया के ऊपर। सेंटर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और स्टेट में भी कौन थी? आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर 1967 के अंदर बहुत सारे राज्य ऐसे हुए जिसके अंदर कांग्रेस क्या हुई? इलेक्शन हार गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे देखते हैं। अब इंदिरा गांधी जब हारी, वो इंदिरा गांधी जब मतलब क्या बोलते हैं, आम इलेक्शन जीत गई और इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या? सिंडिकेट को हटाना शुरू किया। सिंडिकेट मतलब उसमें उन्होंने देखा कि यार सिंडिकेट के नेता प्रभावशाली है, और अगर सिंडिकेट के प्रभावशाली नेताओं से अपने आप को निकालना है तो क्या है? अपने विश्वास पात्र लोगों को रखना पड़ेगा। विश्वास पात्र का मतलब होता है जो उनके भरोसे के लोग। दूसरे नंबर पर उन्होंने समाजवादी विचारधारा की क्या की? शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी विचारधारा लेकर आएंगे। अब जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं मिक्स इकोनॉमी से हटकर साम्यवाद की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी बड़े पैमाने पर क्या करेंगी? साम्यवाद लेकर आएंगी, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा देंगी। समझ में आ रहा नहीं? तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या है, आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, शास्त्री, इंदिरा, ठीक है, और पार्टी की अगुवाई की चौथे आम चुनाव में। यहां भी हो गया, चुनाव के संदर्भ में भी हमने ये जान लिया। ठीक है, खाद्यान्न संकट था, निर्यात की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, समाजवादी पार्टी। हाँ, अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है गैर कांग्रेसवाद किसे कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है गैर कांग्रेसवाद। तो गैर कांग्रेसवाद से अभिप्राय ये है, कांग्रेस पार्टी के अलावा जितनी भी अन्य पार्टियां हैं वो सभी क्या हो गई थी? इकट्ठी हो गई थी चुनाव में। उसी को हम क्या कहते हैं? गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर कांग्रेसवाद। इसका नाम जो सबसे पहले गैर कांग्रेस रखा गया वो किसने रखा था? राम मनोहर लोहिया ने। किसने? राम मनोहर लोहिया ने इसे बोला गैर कांग्रेसवाद। इसका मतलब है कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी पार्टियां क्या हो गई थी? इकट्ठी हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं चुनाव का जनादेश। देखो, गैर कांग्रेसवाद इकट्ठा तो हुआ परंतु चौथे आम चुनाव में उतना प्रभावशाली नहीं दिखा पाया जितना कांग्रेस बेटर कर गई। स्टेटों के अंदर अलग अलग पार्टियां जरूर आने लगी थी। ठीक है, इस संदर्भ के अंदर अब 1967 में जब आम चुनाव में राज्यों के अंदर भी चुनाव हुए तो कांग्रेस 9 राज्य हार गई पूरे। मैंने बताया था सेंटर में तो कांग्रेस जीत गई पर स्टेट के अंदर क्या हुई? वो हार गई। कौन कौन से स्टेट हार गई? तो देखते हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। हर में नहीं है, इधर की तरफ से स्टेट चलो पश्चिमी बंगाल तक आ जाओ। क्लियर? एक भी राज्य वो नहीं जीते। देखते हैं, राजस्थान, पंजाब, पंजाब का हरियाणा, हरियाणा में तो हरियाणा के बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल। इन राज्यों के अंदर वो क्या हो गई? चुनाव हार गई। ठीक है, और नीचे की तरफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहली बार कौन आया? डीएमके आई। डीएमके जो कि फुल बहुमत से आई,
मतलब उसमें अकेली पार्टी थी जिसको पूरी मेजोरिटी मिल गई, तो उसको बोलते हैं डीएमके। डीएमके की फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कजगम। ठीक है, यहाँ आज भी दो ही पार्टियां अपना प्रभुत्व बनाई है, एआई ऑल इंडिया, ऑल इंडिया डीएमके, ठीक है, और डीएमके। अभी डीएमके क्या है, चुनाव जीती 1967 में पूर्ण बहुमत के साथ, और केरल के अंदर लेफ्ट फ्रंट जीता। इसका मतलब है मार्क्सवादी पार्टियां, साम्यवादी जिसे कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जीती। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद बता दिया डीएमके आई थी, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये हिंदी विरोध में पार्टी ने नेतृत्व किया था पूरे राज्य का, क्योंकि पूरा राज्य दबाव डाल रहा था कि हम पे हिंदी क्यों लादी जा रही है, क्योंकि हमारी खुद की भाषा क्या है, बहुत महत्व रखती है तमिल भाषा को। ठीक है, इसी वजह से डीएमके क्या है, पूरे राज्य में जीती, और आज भी डीएमके और एआईडीएमके का ही राज्य चल रहा है तमिलनाडु में। कोई दूसरी पार्टी वहां पर अपना जल्दी आधिपत्य मतलब प्रभुत्व नहीं बैठा पाती है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, गठबंधन किसे कहते हैं? गठबंधन दो तरीके के होते हैं, या तो चुनाव के बाद गठबंधन कर सकते हो या चुनाव से पहले गठबंधन कर सकते हो। ठीक है, अब चुनाव के बाद गठबंधन क्या है, ठीक है, या चुनाव से पहले क्या है? चुनाव से पहले ये है, गठबंधन से अभिप्राय है गैर कांग्रेसी। ठीक है, इसका मतलब है गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी सभी पार्टियां इकट्ठी हो गई, उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं 1967 के अंदर। क्लियर है? इसके अंदर कौन कौन शामिल हुआ? तो भारतीय जनसंघ हो गई शामिल, जो अभी बीजेपी कहला रही है। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? नेक्स्ट नंबर पे आपका सीपीआई एम, सीपीआई, इसमें साम्यवादी दल भी दोनों शामिल हो गए। ठीक है, सरकार के साथ आ गए। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ, जितनी अन्य पार्टियां थी वो शामिल हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं दल बदल किसे कहते हैं। दल बदल से अभिप्राय यह है, ध्यान देना, क्या दल बदल किसे कहते हैं? दल बदल से अभिप्राय यह है जब एक पार्टी का नेता किसी पार्टी से चुनाव जीतकर यदि दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जाकर, तो उसे दल बदल कहते हैं। दल बदल से अभिप्राय ये क्या है, एक कैंडिडेट इस पार्टी में चुनाव जीतेगा और जाकर जीतने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, तो उसको कहते हैं दल बदलना। एक गयाराम व्यक्ति थे, आए नहीं हरियाणा के, उन्होंने 24 घंटे में 3 बार पार्टी चेंज की, जिससे मुहावरा बड़ा फेमस हुआ, आया राम गया राम हाय राम। समझ में नहीं? यानी कि 24 घंटे में वो क्या कर रहे थे, पार्टी चेंज कर रहे थे। क्लियर हो गया? अब आ जाओ भाई, कांग्रेस में विभाजन। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद हो गया, दल बदल हो गया आपका। ठीक है, दल बदल किसे कहते हैं पता चल गया? जब एक कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीतकर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको दल बदल कहा जाता है। क्लियर? अब कह रहे हैं कांग्रेस में विभाजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कांग्रेस में विभाजन। क्या कांग्रेस में विभाजन समझते हैं? कांग्रेस में विभाजन से अभिप्राय यह है कि कांग्रेस में दो तरीके की गुट बन चुके थे। एक तो देखो, कांग्रेस के बाहर ऑलरेडी गैर कांग्रेसवाद इकट्ठा हो गया था। समझ में नहीं है? यानी कांग्रेस पार्टी ये रही, उसके बाहर अपोजिट सारी पार्टियां मिल चुकी थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ हो गया, नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या बोलते हैं, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या बोलते हैं, भारतीय लोक दल हो गई, ऐसी सारी पार्टियां मिल गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। ठीक है, सीपीआई एम हो गया, है ना, सीपीआई हो गई, ये पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, उसे गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। और कांग्रेस में क्या हुआ, कांग्रेस में भी दो गुट बनने लगे। एक वो जो सिंडिकेट के साथ थे, क्या, एक वो जो सिंडिकेट के साथ थे, और दूसरे वो जो इंदिरा के साथ थे। क्लियर है? इंदिरा गांधी ने क्या किया, सिंडिकेट को दरकिनार करने लगे, और ये सिंडिकेट को बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भूमि पुनर्वितरण किया, हर समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आई। समाजवाद का मतलब होता है धनी लोगों से लेकर गरीबों में बांटना। ठीक है, तो गरीब लोगों को बड़ा उम्मीद थी इंदिरा गांधी से कि ये कुछ बढ़िया करेंगी। समझ में नहीं? और इधर क्या हुआ, सिंडिकेट को लगा कि इंदिरा हमें हटाती जा रही है, साइड करती है। इंदिरा ने अपने विश्वास पात्र लोगों को क्या अपने पास जमा कर लिया, जिससे सिंडिकेट को क्या दूरी मिली, और सिंडिकेट को ये बात बुरी लगी।
और खुले तौर पर विभाजन कब दिखा? खुले तौर पर विभाजन दिखा 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव क्या हुआ था? राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा ने बोल दिया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने किसको बोला? बीबी गिरी को। बीबी गिरी को बोला कि आप चुनाव लड़ लो, ठीक है। और कांग्रेस जो सिंडिकेट ताकतवर लोग थे उन्होंने एन संजीव रेड्डी को बोला, एन संजीव रेड्डी को बोला कि आप चुनाव में खड़े होंगे। तो कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियली कैंडिडेट था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने चुना था, वो थे एन संजीव रेड्डी, जो लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष थे एन संजीव रेड्डी, जबकि बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी ने कहा इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ आप। मतलब इसमें कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में खड़े हो। अब सिंडिकेट ने लोकसभा के कैंडिडेट एन संजीव रेड्डी को जब चुनाव में खड़ा किया और पूरी कांग्रेस पार्टी से कहा कि चुनाव की वो वोट किसको डालोगे आप? एन संजीव रेड्डी को, ठीक है। इंदिरा गांधी पे भी दबाव डाला कि एन संजीव रेड्डी पे क्या किया जाए, उनको वोट डालने के लिए कहा जाए। पर इंदिरा गांधी ने क्या किया? सारे कैंडिडेट को, यानी जिसे कहते हैं ना लोकसभा, राज्यसभा, है ना, राज्यों में जहां पर उनकी सरकार थी, उन सभी से बोला कि सभी लोग जो वोट डाले वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाले। अंतरात्मा का मतलब समझ में आ गया? सोचो आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ और आप ये नहीं कह रहे कि इसको वोट में डालो, आप क्या कह रहे हो? अंतरात्मा पे आप वोट डालो, जो आपको सही लगे। इसका मतलब आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। जो आपका कैंडिडेट खराब, सीधा कह सकते हो ना इस व्यक्ति को वोट डालो, पर आप कह रहे अंतरात्मा पे वोट डालो। इसका मतलब इंदिरा गांधी किसको सपोर्ट कर रही थी? बीबी गिरी को। ये लोगों को पता चल गया। और प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जल्दी कोई जाता नहीं है, क्योंकि इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी। इसीलिए क्या हुआ? बीबी गिरी को सारे लोगों ने वोट डाला और बीबी गिरी जीत गई इलेक्शन, ठीक है। इस बात को सिंडिकेट को बड़ा बुरा लगा। सिंडिकेट ने कहा कि ये तो बहुत हद हो गई। उन्होंने क्या किया? इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया। अर्ज में प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने कोई बात नहीं, उन्होंने क्या किया? अपोजिट पार्टी यानी कि जो साम्यवादी पार्टियां थी उनके समर्थन से प्राइम मिनिस्टर बनी रही। अब समझना, ठीक है। सिंडिकेट हट गई, ठीक है, पार्टी टूट गई। कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूटी। एक का नाम था कांग्रेस आर, एक का नाम था कांग्रेस आर, और एक का नाम था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस आर, एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कांग्रेस आर का नेतृत्व किसने किया और कांग्रेस ओ का नेतृत्व किसने किया? तो कांग्रेस ओ का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया, क्योंकि वो उनके प्रतिद्वंदी थे। मोरारजी देसाई ने किया। जबकि कांग्रेस आर का नेतृत्व किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया, ठीक है। अब समझते हैं, कांग्रेस आर का मतलब होता है रिक्विजिनिस्ट, ठीक है, और कांग्रेस ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो मोरारजी देसाई जो सिंडिकेट थी वो मोरारजी देसाई को सपोर्ट कर रही थी। इंदिरा गांधी ने खुद की पार्टी को वास्तविक पार्टी बोला। का वास्तविक कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस आर है। इलेक्शन हुआ कब? 1971 में, जब इंदिरा ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या चुनाव हो ही जाए, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि जनता मुझे समर्थन करेगी। इसीलिए 1971 के अंदर उन्होंने चुनाव के लिए खड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और समझनी है, इन्होंने प्रिवी पर्स खत्म करनी चाहिए। क्या प्रिवी पर्स क्या है? प्रिवी पर्स क्या है? प्रिवी पर्स का अर्थ यह है कि जब राजा महाराजाओं से उनकी रजवाड़े लिए गए थे, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो हस्ताक्षर हुए थे उसके तहत राज्य क्या करेगा? उनकी रजवाड़ों के आधार पर उन्हें एक भत्ता देगा। अर्ज में नहीं आ रहा? उन्हें भत्ते मिला करते थे, ठीक है। जो इंदिरा गांधी उन भत्तों के खिलाफ थी, उन्होंने कहा ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ये स्पेशल राइट्स उन्हें क्यों मिले, और साम्यवाद में पॉसिबल नहीं है। इंदिरा गांधी साम्यवाद को मान रही थी, इसलिए उन्होंने प्रिवी पर्स के क्या खत्म करने की वकालत की। सिंडिकेट इस बात का क्या था? विरोधी था कि नहीं, ये राजाओं महाराजाओं के साथ धोखा होगा।
ठीक है, इंदिरा ने कहा ना, आम जनता की भलाई के लिए प्रिवी पर्स खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1971 में जब इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत जाती है तब वो प्रिवी पर्स को खत्म कर देती है। कब? 1971 में। 1969 में वो कोशिश करती है पर वो खत्म नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं होती।